और ये सवाल मन में आया कि हम कैसे बनते हैं, मतलब जो हम आज हैं, हमारी सोच, हमारा महसूस करने का तरीका, ये सब आता कहाँ से है। आज हम इसी बड़े सवाल की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल सिर्फ फिलॉसफी का नहीं है, ये तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बुनियाद है। हम सीखते कैसे हैं, सही गलत में फ़र्क कैसे करते हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात, हम एक दूसरे से इतनी जटिलता से बात कैसे कर पाते हैं। बिल्कुल, और इसी पहेली को सुलझाने के लिए आज हमारे पास मनोविज्ञान के 4 कह सकते हैं दिग्गजों का नजरिया है। हम ये समझेंगे कि एक इंसान के विकास को ये 4 अलग अलग एंगल से कैसे देखते हैं। हमारे साथ है स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे, फिर रूस के लेव वॉयगॉत्स्की और अमेरिका से लॉरेंस कोलबर्ग और नोम चॉम्स्की, जो नैतिकता और भाषा के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हाँ, और हमारा मिशन सिर्फ इन थ्योरीज को दोहराना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये एक दूसरे से कहाँ टकराती हैं, कहाँ मिलती हैं, और मिलकर इंसान के विकास की कौन सी पूरी तस्वीर बनाती हैं। तो चलिए इस दिमागी सफर की शुरुआत करते हैं पियाजे के साथ, जिन्होंने कहा था कि हर बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, पियाजे से पहले माना जाता था कि बच्चे खाली घड़े जैसे होते हैं, जिनमें बड़े लोग ज्ञान भरते हैं। पियाजे ने इस सोच को पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने कहा, नहीं, बच्चे खाली घड़े नहीं, बल्कि अपने ज्ञान के आर्किटेक्ट हैं। वो पैदाइश से ही जिज्ञासु होते हैं और दुनिया को समझने के लिए अपनी छोटी छोटी थियरीज बनाते हैं, फिर उन्हें अपने अनुभवों से टेस्ट करते हैं। बिल्कुल, एक साइंटिस्ट की तरह। हाँ, बिल्कुल। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। तो ये नन्हा वैज्ञानिक दुनिया को समझने के लिए किन पड़ावों से गुजरता है? पियाजे ने इसके 4 मुख्य पड़ाव या स्टेजेस बताई हैं। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से करीब 2 साल तक चलती है। इस दौरान बच्चा दुनिया को अपनी इंद्रियों से, मतलब छू कर, चख कर, देख कर, इन सब से समझता है। फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल तक, जहां भाषा और कल्पना की उड़ान शुरू होती है। अच्छा, पर तर्क अभी कच्चा होता है। हाँ, तर्क अभी उतना मजबूत नहीं होता। और इसके बाद 7 से 11 साल की उम्र में आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ बच्चा तर्क करना तो सीखता है, लेकिन सिर्फ उन चीजों के बारे में जिन्हें वो देख या छू सकता है। और आखिर में 11 साल के बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहां सोच अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। बिल्कुल। अब वो न्याय, प्यार या आजादी जैसे आइडियाज के बारे में भी तार्किक ढंग से सोच सकता है। मुझे पहली स्टेज की एक बात हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। जब मैंने इसके बारे में पहली बार पढ़ा था तो मुझे अपने भतीजे का चेहरा याद आ गया था जब वो पीकाबू खेलता था। तब मुझे समझ आया कि वो सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि उसके दिमाग के विकास का एक बहुत बड़ा सबूत है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एक छोटे बच्चे के लिए जो चीज आंखों के सामने नहीं है, वो दुनिया में ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे, लगभग 8-9 महीने का होते होते, वो ये समझने लगता है कि अगर खिलौना चादर के नीचे है तो वो गायब नहीं हुआ है। वो समझने लगता है कि माँ कमरे से बाहर चली भी गई है तो भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। और ये एक बहुत बड़ी दिमागी छलांग है। हाँ, बहुत बड़ी। और यही समझ आगे की सारी लर्निंग की नींव रखती है। लेकिन पियाजे की ये तस्वीर थोड़ी अकेली अकेली सी नहीं लगती। जैसे बच्चा एक लैब में बैठा कोई वैज्ञानिक हो जिस पर बाहरी दुनिया का कोई खास असर नहीं पड़ रहा। समाज का कोई रोल नहीं है क्या? और आपका यही सवाल हमें सीधे हमारे दूसरे विचारक लेव वाइगॉत्स्की के दरवाजे पर ले आता है। वाइगॉत्स्की ने कहा, 1 मिनट रुकिए, बच्चा कोई अकेला वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि वो एक सोशल अप्रेंटिस है, एक सामाजिक चेला। उनका मानना था कि विकास अंदर से बाहर नहीं, जैसा पियाजे ने कहा, बल्कि बाहर से अंदर की तरफ होता है। हाँ बिल्कुल, बाहर से अंदर की तरफ। बाहर से अंदर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं, पहले वो हमें समाज में दूसरे लोगों के साथ बातचीत में मिलता है। हम अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों जैसे माता पिता, शिक्षक, दोस्तों से सीखते हैं। हमारा दिमागी विकास कोई सोलो ट्रिप नहीं, ये एक सामाजिक घटना है। और इसी सोच से उनके 2 बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट्स निकले। एक है स्कैफोल्डिंग। हाँ, स्कैफोल्डिंग। इसका मतलब है वो अस्थाई सहारा जो कोई एक्सपर्ट किसी नौसिखिए को देता है। ये किसी इमारत के बनने के वक्त लगने वाले मचान जैसा है। जैसे ही इमारत तैयार हो जाती है, मचान हटा लिया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद साइकिल चलाना सीखना है। बिल्कुल। है ना? याद है कैसे कोई बड़ा पीछे से साइकिल को पकड़ के सहारा देता था
वो बस उतना ही सहारा देते थे जितना जरूरी था, और जैसे ही हम पैडल मारने लगते वो धीरे से हाथ हटा लेते थे। बिल्कुल, वही सहारा स्कैफोल्डिंग है। और ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। सोचिए, एक सीनियर सर्जन एक ट्रेनी डॉक्टर को ऑपरेशन करना सिखाता है, वो भी तो एक तरह की स्कैफोल्डिंग ही है। सही बात है। और उनका दूसरा बड़ा आइडिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या ZPD। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। पर इसका आइडिया बहुत सीधा है। ZPD वो जादुई दायरा है जो उन दो चीजों के बीच में है। एक जो आप अकेले कर सकते हैं, और दूसरा जो आप किसी की मदद से कर सकते हैं। अच्छा। यही वो स्वीट स्पॉट है जहां सबसे अच्छी और सबसे तेजी से लर्निंग होती है। एक अच्छा टीचर हमेशा इसी जोन में पढ़ाने की कोशिश करता है, न इतना आसान कि आप बोर हो जाएं और न इतना मुश्किल कि आप हार मान लें। वाइगोत्स्की की एक और बात मुझे बहुत पसंद है, प्राइवेट स्पीच। जब बच्चे खेलते हुए खुद से बुदबुदाते हैं। मैं तो आज भी जब कोई मुश्किल काम करता हूं तो खुद से बात करता हूं। और आप अकेले नहीं हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि ये कोई बेकार की बकबक नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का खुद को निर्देश देने का तरीका है। बच्चे अपनी सोच को व्यवस्थित करने के लिए ऐसा करते हैं, और धीरे धीरे ये आवाज दिमाग के अंदर चली जाती है और हमारी आंतरिक सोच बन जाती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ पियाजे हैं जो विकास को एक जैविक प्रक्रिया की तरह देखते हैं, दूसरी तरफ वाइगोत्स्की हैं जो कहते हैं कि सब कुछ समाज पर निर्भर करता है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, या इनके बीच कोई पुल बन सकता है? ये एक शानदार सवाल है, और अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये दोनों दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पियाजे ने हमें विकास का क्या बताया, वो अढांचा। वहीं वाइगोत्स्की ने हमें कैसे बताया, वो सामाजिक उपकरण जो इस विकास को रफ्तार देते हैं। मतलब आप किसी बच्चे को तब तक कैलकुलस नहीं सिखा सकते जब तक उसका दिमाग पियाजे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के लिए तैयार ना हो। लेकिन सही मार्गदर्शन और स्कैफोल्डिंग से सही स्कैफोल्डिंग से वो उस स्टेज तक जल्दी और बेहतर तरीके से पहुंच सकता है। कमाल है। तो समाज हमें सिर्फ सोचना ही नहीं सिखाता, बल्कि ये भी सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत। और यहीं से हमारा सफर हमारे तीसरे विचारक लॉरेंस कोलबर्ग की तरफ मुड़ता है। हाँ, कोलबर्ग इस बात से हैरान थे कि हमारी सही गलत की समझ समय के साथ कैसे बदलती है, और इसे परखने के लिए उन्होंने लोगों के सामने कुछ नैतिक दुविधाएं रखीं, जिनमें सबसे मशहूर है हाइंज डिलेमा। कहानी कुछ ऐसी है कि हाइंज नाम के एक आदमी की पत्नी और सिर्फ एक ही दवा है जो उसे बचा सकती है, लेकिन वो दवा बनाने वाला केमिस्ट उसकी लागत से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा है। हाइंज बेचारा हर जगह से पैसे उधार लेता है, पर सिर्फ आधी रकम ही जमा कर पाता है। वो केमिस्ट से मिन्नतें करता है, पर वो मना कर देता है। तो अब सवाल ये है कि क्या हाइंज को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा चुरा लेनी चाहिए? यहाँ कोलबर्ग के लिए ये जानना जरूरी नहीं था कि आपका जवाब हाँ है या ना है। उनके लिए जरूरी था आपके जवाब के पीछे का क्यों। आपका तर्क क्या है? और इन्हीं तर्कों के आधार पर उन्होंने नैतिकता के 3 मुख्य स्तर बताए। पहला स्तर क्या है? पहला है प्री कन्वेंशनल स्तर, जो ज्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है। इस स्तर पर सही गलत का फैसला सजा और इनाम से तय होता है। अगर इस स्तर का बच्चा सोचेगा तो वो कहेगा नहीं, हाइंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसे जेल हो जाएगी। अच्छा, मतलब सारा ध्यान खुद पर पड़ने वाले असर पर है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा स्तर? दूसरा है कन्वेंशनल स्तर, जहां हम किशोरावस्था में पहुंचते हैं। अब नैतिकता का मतलब समाज के नियमों और कानूनों का पालन करना होता है। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना जरूरी हो जाता है। इस स्तर पर कोई कह सकता है उसे चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना कानून के खिलाफ है। या ये भी कह सकता है कि उसे चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि एक पति का फर्ज है अपनी पत्नी की जान बचाना। सही बात है। यहाँ फैसला सामाजिक भूमिकाओं और नियमों पर आधारित है। और सबसे ऊंचा स्तर? वो है पोस्ट कन्वेंशनल स्तर, जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यहाँ व्यक्ति समाज के कानूनों से ऊपर उठकर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों जैसे न्याय, समानता और जीवन का अधिकार के आधार पर फैसले लेता है। इस स्तर पर कोई व्यक्ति कह सकता है हाइंज को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि किसी भी इंसान की जिंदगी का अधिकार किसी की संपत्ति के अधिकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये मॉडल तो बहुत साफ सुथरा लगता है, लेकिन क्या नैतिकता वाकई इतनी तार्किक होती है? मैंने सुना है कि इस थ्योरी की आलोचना भी हुई है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी आलोचक थीं कैरल गिलिगन।
उन्होंने कहा कि कोलबर्ग का पूरा मॉडल सिर्फ पुरुषों के जवाबों पर आधारित है और ये न्याय की नैतिकता पर जोर देता है। गिलिगन का तर्क था कि महिलाएं अक्सर देखभाल की नैतिकता के नजरिए से सोचती हैं, जहां फैसले नियमों के बजाय रिश्तों और जिम्मेदारियों पर आधारित होते हैं। अच्छा, तो ये एक जरूरी नुक्ता है। चलिए अब नियमों की दुनिया से आगे बढ़ते हैं, नैतिक नियमों से व्याकरण के नियमों तक। और ये हमें हमारे आखिरी पड़ाव पर ले आता है, नोम चॉम्स्की और भाषा का रहस्य। ये कैसे होता है कि एक बच्चा जिसे दुनिया का कोई अनुभव नहीं, वो भाषा जैसी जटिल चीज इतनी आसानी से कैसे सीख लेता है? चॉम्स्की का जवाब एक धमाके जैसा था। उन्होंने कहा, हम भाषा सीखते नहीं हैं, ये हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है। उनका विचार था कि इंसान भाषा सीखने के एक दिमागी ब्लूप्रिंट के साथ पैदा होता है। उन्होंने इसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस (LAD) का नाम दिया। तो ये LED एक तरह का कह सकते हैं मेंटल सॉफ्टवेयर है जो हमारे दिमाग में पहले से इंस्टॉल्ड आता है? आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है जो किसी भी भाषा के ऐप को चलाने के लिए तैयार है। चॉम्स्की ने यह भी कहा है कि इस LAD के अंदर यूनिवर्सल ग्रामर के नियम होते हैं, यानी कुछ ऐसे बुनियादी व्याकरण के सिद्धांत जो दुनिया की हर भाषा में कॉमन है। जैसे कि हर भाषा में संज्ञा और क्रिया होती है? हाँ, बिल्कुल। और इसका सबूत क्या है? हम इसे एक्शन में कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा सबूत बच्चों की गलतियों में है। जब एक छोटा बच्चा "I went to the park" की जगह "I go to the park" कहता है, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो सिर्फ हमारी नकल नहीं कर रहा है। अगर नकल कर रहा होता तो वेंट ही बोलता। गुड बोलने का मतलब है कि उसके दिमाग ने पास्ट टेंस बनाने का नियम, मतलब वर्ब में ED लगा दो, समझ लिया है और अब वो उसे हर जगह लागू कर रहा है। वो नियम बना रहा है, सिर्फ शब्द रट नहीं रहा। बिल्कुल, यही चॉम्स्की का पॉइंट था। बच्चे सिर्फ सुनते और दोहराते नहीं हैं, वे भाषा के नियमों को खुद ब खुद डिकोड करते हैं। यही वजह है कि वे ऐसे वाक्य भी बना सकते हैं जो उन्होंने पहले कभी सुने ही ना हो। ये हमारे दिमाग की एक जन्मजात क्षमता है। तो आज हमने विकास की एक बहुत बड़ी तस्वीर के 4 अलग-अलग टुकड़ों को जोड़ा। पियाजे का नन्हा वैज्ञानिक जो अपनी समझ खुद बनाता है, वाइगॉट्स्की का सामाजिक चेला जो दूसरों की मदद से सीखता है, कोलबर्ग का नैतिक दार्शनिक जो सही गलत की सीढ़ियां चढ़ता है, और चॉम्स्की का जन्मजात भाषाविद जिसके दिमाग में व्याकरण का ब्लूप्रिंट है। हाँ, और ये सिर्फ 4 अलग-अलग कहानियां नहीं हैं, ये वो 4 धागे हैं जो मिलकर इंसान बनने की जटिल कहानी बुनते हैं। तो आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। तो इन 4 ताकतों में से हमारा अंदरूनी जैविक विकास, हमारा सामाजिक माहौल, हमारी विकसित होती नैतिकता और भाषा की हमारी जन्मजात क्षमता, आपकी अपनी कहानी को सबसे ज्यादा किसने शक्ल दी है? क्या आपका सफर एक अकेले वैज्ञानिक जैसा था, एक सामाजिक प्रशिक्षु जैसा, या इन सभी का एक अनूठा मिश्रण? शायद असल जवाब इस सवाल में नहीं कि इनमें से कौन सही है, बल्कि ये समझने में है कि ये सभी मिलकर हमें वो कैसे बनाते हैं जो हम हैं।